हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल आर.के. साइंस कोचिंग। दोस्तों, आपके बीच आज मैं फिर से उपस्थित हूं और संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। आज के जो आधे घंटे का जो हमारा वीडियो होगा, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, इनसे जुड़ी हुई संविधान में क्या प्रावधान है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और यदि हमारे साथ आप ये सभी बातों को जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में जानने के लिए हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों का ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। और वो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, 78 और अनुच्छेद 88। इन अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के नियुक्ति, प्रधानमंत्री के कार्य, उसके योग्यता, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इन सभी अनुच्छेदों का अध्ययन हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अनुच्छेद 74 से। दोस्तों, अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होंगे, यानी कि मंत्रियों के समूह होंगे जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है और प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। साथ ही यह बातें भी लिखी गई है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर काम करेंगे। हालांकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के द्वारा किए गए सलाह को मानना ही पड़ेगा, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उस प्रावधान को हटा दिया गया और वर्तमान में अनुच्छेद 74 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति एक बार मंत्री परिषद के सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अब यहां पर एक शब्द जो आपने देखा मंत्री परिषद, मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं और मंत्रियों के इस समूह में प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के समूह का अध्यक्षता करते हैं, यानी कि मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। मंत्री जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री के तहत एक और मंत्री होते हैं, उसको कहते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो ये 3 प्रकार के जो मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये सभी मिल करके कहलाते हैं मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। क्या अंतर है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच, इस बात को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करें। अब प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसको? जो
लोकसभा में बहुमत दल के नेता होंगे। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होंगे, इसका मतलब कतई नहीं है कि वह लोकसभा के ही होंगे। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी पार्टी के नेता यदि राज्यसभा के भी सदस्य हैं, उसे भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। जैसे इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी भी सदन का नेता होना चाहिए, लेकिन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और सिर्फ नियुक्ति ही नहीं करते हैं बल्कि उनको शपथ भी दिलाते हैं। साथ ही मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितने होंगे इसका भी स्पष्ट उल्लेख है। आपको जानना चाहिए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो 1950 ईस्वी से लेकर के 2003 ईस्वी तक मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, कितने मंत्री बनाए जाएंगे, इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। लेकिन जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय एम.एन. चलैया के अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग ने अनुशंसा किया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम 10% मंत्री हो सकते हैं। लेकिन संसद ने उसी अनुशंसा के आधार पर मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% कर दिया। यानी कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 15% हो सकता है। कि ये जो 15% है, ये किसका 15%? लोकसभा के सदस्यों का 15%, या लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का 15%, या लोकसभा के मनोनीत सदस्यों का 15%, या संसद के सदस्यों का 15%? स्पष्ट जानकारी होना चाहिए कि लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उस सदस्य के 15% मंत्रियों की संख्या हो सकती है। और हम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। तो 545 के 15% जितने होंगे उतने मंत्री पद बनाए जा सकते हैं, और इसी में प्रधानमंत्री भी शामिल है। किसी भी हाल में 15% के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बल्कि उसी 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है। इस बात की भी जानकारी हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 75 में यह भी बताया गया है संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि मंत्रीगण जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, इसीलिए यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो वह इस्तीफा जो है संपूर्ण मंत्रिपरिषद का माना जाता है। यानी प्रधानमंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो सभी मंत्रियों का इस्तीफा
ऑटोमेटिक माना जाएगा, सबका पद समाप्त हो जाएगा। इस बात का भी जानकारी हम लोगों को अच्छे ढंग से होना चाहिए। अब हम लोगों के मन में ऐसा बात आता होगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है। क्या राष्ट्रपति के तरह और उपराष्ट्रपति के तरह न्यूनतम आयु फिक्स किया गया है? जैसे कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, तो क्या इसी तरह से प्रधानमंत्री के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? तो दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि प्रधानमंत्री के लिए बस एक ही योग्यता निर्धारित की गई है, वह जो है सो संसद के सदस्य हो, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन के सदस्य होना उसके लिए जरूरी बताया गया है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आप इतनी बात तो कह ही सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होगा, क्योंकि 25 से कम आयु के लोग संसद के सदस्य नहीं हो सकते। तो प्रधानमंत्री के लिए बस यही योग्यता है, जो अन्य मंत्रियों के लिए भी, अन्य मंत्रियों के लिए भी यही योग्यता है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। लेकिन यदि किसी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। शर्त यही होता है कि 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेना पड़ता है, और यदि 6 माह के अंदर वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, या उसका पद स्वतः ही रिक्त माना जाता है। मोटा मोटी बात आप यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और अन्य कोई मंत्री 6 माह तक बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए भी रह सकते हैं। तो इन सभी चीजों का स्पष्ट जानकारी अनुच्छेद 75 में है। इसके अलावे इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि मंत्रिपरिषद में निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मनोनीत सदस्य को मंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 77 की। और अनुच्छेद 77 में एक बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे। यहां पर स्पष्ट जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि मंत्रियों के कार्य का बंटवारा, कार्य आवंटन प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि कार्य आवंटन के नियम बनाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। और अनुच्छेद 78 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और इससे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच क्या संबंध है, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से हो पाता है। इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है।
उन कर्तव्यों में से कुछ मुख्य कर्तव्य जो है उसको हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला कर्तव्य जो प्रधानमंत्री का बताया गया है वह यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री हर प्रशासनिक कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। जानकारी इस बात की देंगे कि किस तरह से शासन और प्रशासन चल रहा है, देश की क्या स्थिति है। इन तमाम पहलुओं की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। दूसरी बात जो है वो यह है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसी चल रही है, किस तरह से विधियों का निर्माण हो रहा है, क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं। इन तमाम चीजों का जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। साथ ही इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में कोई ऐसी विषय हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी चर्चा संसद में होना चाहिए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से उस विषय के बारे में मंत्रिपरिषद में चर्चा करने के लिए कहेंगे और प्रधानमंत्री उस विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करके उसका समाधान करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 88 की। और अनुच्छेद 88 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मंत्री जो हैं वो किसी भी सदन के बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, उसमें अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन वह जो है उस सदन में मत नहीं दे सकते जिसके वो सदस्य नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब लोकसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा के बैठक में तो वो भाग लेंगे ही लेंगे, लेकिन यदि राज्यसभा के बैठक चल रहा है, किसी समिति का बैठक चल रहा है, तो उसमें भी भाग लेंगे। लेकिन किसी वाद विवाद को लेकर के पक्ष विपक्ष में मत देने की बात होगी तो वे राज्यसभा में मत नहीं दे सकते हैं, वे जो है तो लोकसभा में ही पक्ष विपक्ष में मत दे सकते हैं। और यहां पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि भारत के महान्यायवादी जो हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वे भी जो है किसी भी सदन के बैठक में या किसी समिति के बैठक में हिस्सा लेंगे, वह अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। महान्यायवादी के बारे में आप अनुच्छेद 76 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति, उनकी योग्यता, उनके कार्य, उनके हटाने के तरीके, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और चलिए अभी मौका है तो हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। महान्यायवादी बनने की वही योग्यता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और महान्यायवादी का कार्य है सरकार को संवैधानिक सलाह देना और सरकार के न्यायिक पक्ष को रखना। तो महान्यायवादी बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए भी वे किसी भी सदन में हिस्सा लेते हैं,
उस परिचर्चा में अपना मत रखते हैं, लेकिन किसी भी हालत में उसे वोट देने का अधिकार नहीं रहता है। अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में ले लेते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया था। मूल संविधान की बात मैं कर रहा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, और सिर्फ जोड़ा ही नहीं गया बल्कि मंत्रिमंडल को परिभाषित भी किया गया। जैसे कि पहले ही आपको बताए थे कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों मिला करके मंत्रिमंडल कहलाता है, जबकि तीनों प्रकार के मंत्री और प्रधानमंत्री ये सब मिला के मंत्रिपरिषद कहलाता है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में भी अंतर हमें जानना चाहिए। अब जब बात मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की होती है तो मंत्रिमंडल से जुड़े हुए प्रचलन में आए 2 तरह के मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी और होना चाहिए आपको, और वह है किचन मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल। किचन मंत्रिमंडल कहते हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले 4, 5, 6, 7 लोगों के वह समूह जो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के घरेलू व्यक्ति भी हो सकते हैं, उसके पत्नी भी हो सकते हैं, उसके माता भी हो सकती है, उसके भाई भी हो सकते हैं, उसके सगे संबंधी भी हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले 6-7 लोगों के जो एक समूह होते हैं उसे कहते हैं किचन मंत्रिमंडल। जबकि छाया मंत्रिमंडल का निर्माण विपक्ष से होता है, और इसका संकल्पना ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में ऐसा होता है कि जो विपक्षी पार्टी होते हैं वो विपक्षी पार्टी भी एक मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, और इस मंत्रिमंडल को ही छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। भारत में भी एक बार हरियाणा राज्य में इस प्रकार के मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने प्रधानमंत्री से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों का चर्चा किया। अब थोड़ा सा जानकारी हम लोगों को यह भी ले लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो हैं वे अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस बात की जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। मंत्रिपरिषद के बातों को राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं और राष्ट्रपति के बातों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाने के काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान होते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो हैं वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं। तो इन तमाम बातों की जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। तो दोस्तों, अगले दिन हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे, और आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन के बाद राष्ट्रपति होते हैं। 2 सदन और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। तो संसद को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नहीं किए हैं तो बेल का आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
ओके।